Hi dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study the chapter The Determiners. डिटर्मिनर्स में हमने ए और एन का यूज़ सीख लिया था और कुछ परसेंट जो है दा का यूज़ भी सीख लिया था। अब स्पेशली जिनके आगे दा का यूज़ करना ही होता है, उसमें अगर आपने फर्स्ट वीडियो सही तरीके से देखा होगा, उस वीडियो कम से कम आप 2 से 3 बार देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो दा है वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के आगे हमें कंफ्यूज किया करता है। उस कंफ्यूजन को हम आपको दूर करना चाहेंगे। अगर आप सीरियसली देखते हैं, सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स होंगे दा के लेकर वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बशर्ते आप कम से कम 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखिए और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। तो अभी क्या है कि जो कुछ भी ऐसी पॉइंट्स थे जहाँ पर सीधे सीधे दा का यूज़ होता था, हमने क्लियरली आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। अब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज किया करती हैं, तो आप सीरियसली एक चीज़ समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ें जो कि इस दुनिया में यूनिक है ना, चाहे पीपल हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, उनके आगे दा का यूज़ हुआ करता है। एक सिंगल रूल, अगर हम एक ही रूल के थ्रू आपको समझाना चाहें तो जो कुछ भी इस दुनिया में स्पेशल है उसके आगे दा का यूज़ होता है, अदरवाइज़ दा का यूज़ जो है नहीं होगा। अभी तक हम ये समझते आ रहे हैं कि दा का यूज़ कहाँ पर होता है। अब इस वीडियो के बाद हम समझेंगे कि दा का यूज़ कहाँ नहीं होता है। वो भी हमारे लिए जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये जानना कि दा का यूज़ कहाँ पर होता है। तो हमने आपको बताया इसका सिंगल रूल अगर हम अप्लाई करें तो वो केवल ये है कि यूनिक थिंग्स के आगे दा का यूज़ होता है, यूनिक प्लेसेस के आगे दा का यूज़ होता है, यूनिक पीपल के आगे दा का यूज़ होता है ना। तो जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव को लगाकर किसी भी व्यक्ति को, प्लेस को उसे स्पेशल बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, तो उसके साथ दा का यूज़ हो जाया करता है। देखते हैं कैसे। द प्राइम मिनिस्टर सैड शी वुड कॉल अ कॉन्फ्रेंस। अब ज़रूरी नहीं कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही हो, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो जो द प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर इज़ द स्पेशल, शी इज़ द स्पेशल पर्सन, तो इसकी वजह से यहाँ पे दा का यूज़ किया गया है। तो कोई भी यूनिक चीज़ हो तो उसके लिए दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके होंगे, जितनी भी जगह या फिर जितने भी चीज़ें या जितनी भी बुक्स वगैरह किसी के भी बारे में बात की गई हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिकनेस दिखाती हैं। इसकी वजह से हम उसके साथ दा का यूज़ किया करते हैं। सेकेंड रूल है, अब तो एक चीज़ समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, जो भी यूनिक चीज़ें हैं या फिर हम उन्हें यूनिक बनाते हैं वो पहले से यूनिक हुआ करती हैं, है ना। तो दा लगाकर यूनिक बना दिया करते हैं। यूनिक किस तरीके से, किसी भी चीज़ के बारे में हमने बात कर ली अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंस का साबित कर दिया, तो वहाँ पर फिर वो यूनिक हो जाती है और उसके साथ दा का यूज़ हो जाया करता है। नेक्स्ट, इफ़ योर रीडर और लिसनर अंडरस्टैंड्स वॉट यू आर रेफरिंग टू देन यू विल यूजली नीड द। अब यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं आपके जो रीडर हैं वो समझते हों, है ना, जो लिसनर हैं वो समझते हों। तो जिस चीज़ के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम पहले बात कर चुके होंगे तभी तो समझेंगे। आई मीन सिंपल सा फंडा है इसका कि अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीट करते हो, एक चीज़ को आप बोल चुके हो, उसी चीज़ के बारे में दोबारा से बात किया करते हो, तो वहाँ पर दा का यूज़ हो जाया करता है ना। यूजुअल देन यू विल यूजुअली नीड द डेफिनेट आर्टिकल, है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल दा को ही बोलते हैं। इसका आप इजीली प्रयोग करोगे वहाँ पर। आई वॉट अ बुक, अब ये वाली बुक है, आई वॉट अ बुक, एक बुक है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं लास्ट वीक। द बुक इज़ अबाउट ट्रीज़, तो देखो ये जो है बुक, इसको हमने पहले यूज़ किया है ना, और इसी बुक के बारे में हम दोबारा से बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी पैरा में एक चीज़ को रिपीट किया करते हैं, है ना, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं उसी चीज़ का हम रिपीटिशन किया करते हैं, तो रिपीटिशन के लिए दा का यूज़ होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को पहले से रेफ़र कर चुके हैं, उसके बारे में दोबारा से बात करते हैं, तो वहाँ पर दा का यूज़ होता है। आई बॉट अ बुक लास्ट वीक, द बुक इज़ अबाउट ट्रीज़, है ना। तो कौन सी वाली, द बुक, द बुक से मतलब दैट बुक, दा जो है संवेद सेंस रखता है किसका, दैट का। तो द बुक
दैट बुक इज़ अबाउट ट्रीज़। तो जो बुक हमने लास्ट वीक खरीदी वो किसके बारे में है? ट्रीज़ के बारे में है। शायद आपके समझ में आ गया होगा कि रिपीटिशन के लिए दा का यूज़ किया करते हैं। जिस बात को हम दोहरा रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में पहले बात कर चुके होते हैं, उसी के बारे में अगर हम फिर से बात करते हैं तो वहाँ पर दा का यूज़ होता है। यू हैव जस्ट मैंशनड द बुक सो यू बोथ नो विच वन। आप पहले से ही उस बुक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, इस वजह से आप दोनों को पता है कि किस बुक के बारे में बात की जा रही है। ये यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है। वी went टू वेडिंग yesterday, द ब्राइड वोर अ लवली ड्रेस। अब क्या है कि अगर वेडिंग होगी तो ब्राइड ग्रूम तो होंगे ही होंगे, है ना, ये ऑब्वियस है। आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हमने बात नहीं करी है, वेडिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है, बहुत ही आसानी से इसे समझा जा सकता है। द ब्राइड वोर अ लवली ड्रेस, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यू हैव नॉट मैंशनड द ब्राइड बिफोर। आपने पहले शायद ब्राइड के बारे में बात नहीं की हो, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर वाला रूल बताया, तो उसमें क्या बताया था कि आप किसी भी चीज़ को रेफ़र कर चुके होते हो ना, तो उसी रिपीटिशन के लिए दा का यूज़ होता है। उसी चीज़ को जब दोबारा से हम बोलते हैं तो उसके साथ दा का यूज़ हुआ करता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यू हैव नॉट मैंशनड द ब्राइड बिफोर, यहाँ पर तो आपने उसे रेफ़र किया ही नहीं है। बट यू बोथ नो शी इज़ कनेक्टेड टू, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई जा रही है, आप दोनों लोगों को ये पता है कि शादी, इसका मतलब दूल्हा और दुल्हन, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, है ना, टू कनेक्टेड टू द वेडिंग। तो जब तक शादी हो ही नहीं सकती, तो इस तरीके के कुछ कनेक्शंस के लिए दीज आर द कॉमन सेंसेस। तो ये चीज़ें जो हैं केवल और केवल आपको जब बहुत सारा आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो एक्सपीरियंस से आएंगी। इसके लिए कोई सीधा सीधा रूल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा कंफ्यूज करती रहती हैं, तो वो केवल और केवल एक्सरसाइज पे डिपेंड करेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेल। तो आप प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। जब एक्सरसाइज में आप अटकोगे, वहाँ पे क्वेश्चन करोगे, तो फिर आप सीखोगे, श्योर। नेक्स्ट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल। अगर कोई एक नाउन है ना, और वो सिंगुलर नाउन है, एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स, क्या किया करता है? क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स को एक्सप्रेस करता है, बताता है। बट द इज अवॉइडेड विद देयर प्लूरल फॉर्म्स एंड पर्सन्स टू एक्सप्रेस अ क्लास, फॉर एग्जाम्पल। तो ये समझा रहे हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जब ये वाला डॉग लिखा है, यहाँ पर है सिंगुलर, है ना, तो इसके साथ क्या आ गया है? द आ गया है। अगर हम इसी डॉग में एस जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना समझाने की कोशिश की जा रही है इस रूल में। व्हेन अ सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स, जब सिंगुलर नाउन किसी भी एक जानवरों के वर्ग को या चीज़ों के वर्ग, पूरे के पूरे समूह को, उस क्लास को बताता है, तो वहाँ पर दा का यूज़ कर लिया जाता है। क्या कर लेते हैं हम लोग? दा का यूज़ कर लेते हैं, है ना। अगर वही चीज़ प्लूरल में आ जाए, यहाँ पर अगर हम एस लगाकर यूज़ करें इसे, तो फिर यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ द सिंपल थिंग, शायद आप समझ चुके होंगे। लेकिन जब इसके साथ दा का यूज़ हो जाता है, ये जो डॉग है, ये दा का यूज़ अगर हमने इसके साथ कर दिया, तो फिर ये पूरी की पूरी अपनी क्लास को बताता है। इसमें सारे डॉग्स शामिल हो जाते हैं। फिर ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये देसी है हमारा, ये बुलडॉग है, जितने भी हैं सारे के सारे, हर प्रजाति के डॉग्स जो होते हैं इसमें शामिल हो जाया करते हैं। तो ये जो डॉग की क्वालिटी बताई जा रही है, जो फेथफुल एनिमल होता है, ये सारे डॉग्स के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसकी पूरी क्लास के लिए कहा जाता है। इसका मतलब जब ये दाग लग जाता है तो ये पूरी क्लास को बताता है। इतना समझ गए आप। नेक्स्ट है, द रोज़ इज़ अ स्वीट फ्लावर। तो रोज़ जो है वो एक स्वीट फ्लावर है। तो यहाँ पर एक रोज़ की बात नहीं चल रही है ना, सभी रोज़ की। अगर आप एक फ्लावर को तोड़ के देखते हो और उसको स्मेल करते हो, तो उसमें से बहुत अच्छी स्वीट फ्रेगरेंस आएगी। और अगर आप दूसरे को तोड़ के देखते हो या फिर दूसरे को ट्राई करते हो, तो उसमें भी स्वीट फ्रेगरेंस आएगी। ऐसा नहीं है कि एक में आए दूसरे में ना आए, ये पूरी की पूरी क्लास को बताता है। तो तब जब हम पूरी क्लास के बारे में बात होते हैं, उसके साथ एस नहीं जोड़ते और द जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर एस जोड़ देते हैं, है ना, तो यहाँ से द हटाना पड़ता है। समझ गए होंगे शायद।
नेक्स्ट है द काउ इज़ इकोनॉमिकली यूज़फुल। तो ये देखने की कोशिश करेंगे आप, द काउ इज़ इकोनॉमिकली यूज़फुल, तो ये इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से होता है। तो एक काव नहीं, किसी आपके पास हो, मेरे पास हो, और वही काव ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आर्थिक रूप से। सारी की सारी काव जो भी मिल्क देती हैं हमें या फिर बच्चों को जन्म देती हैं, वो सारी की सारी काउज जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकली यूज़फुल होती हैं, और हर तरीके से सही, कैसे भी सही, बहुत तरीके हैं। अब तो आप समझते हैं, जो गौमूत्र भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो द काव इज़ इकोनॉमिकली यूज़फुल। नेक्स्ट, डॉग्स। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर देखो, ये जो है द का यूज़ किया गया है। वाई आर वी यूजिंग? बिकॉज इसके साथ जो है एस नहीं लगा है। अगर यहाँ पर एस लगा के यूज़ करेंगे तो दा जो है कट जाएगा, दा का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर दा का यूज़ नहीं हुआ है, यू आर वॉचिंग, यहाँ पर एस लगा हुआ है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। द काउज आर इकोनॉमिकली यूज़फुल। यहाँ पर ये अगर इस तरीके से लग के आता है, आपका एडिटिंग ओमिशन जो कुछ भी हुआ करता है उसमें अगर इस तरीके की मिस्टेक्स आप पाते हो तो आराम से रिमूव कर सकते हो दा को, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगी किसी भी पैराग्राफ में। नेक्स्ट, द सन शुड बी ओबीडियंट, है ना। तो किसी भी पुत्र को आज्ञाकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पुत्र के बारे में द सन शुड बी ओबीडियंट, ये इसी रूल का थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद इसलिए क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि द सन, ये सिंगुलर के साथ किसका यूज़ होता है? द का। लेकिन ये पर्सन है ना, और पर्सन के साथ द का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे ए का यूज़ होगा। बारे में बोल रहे हैं, हमने बोल दिया कि अगर आप अपने माँ बाप के बेटे हो, बेटी हो, तो आपको आज्ञाकारी होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी माँ बाप का बेटा हूँ तो मुझे भी आज्ञाकारी होना चाहिए, और आप अगर हैं तो आपको भी आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी सन की क्लास को बताता है। द सन शुड बी ओबीडियंट। तो यहाँ पर क्या है? द सन, है ना। तो ये जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा अपवाद के तौर पर आ जाया करता है, और वो क्या है कि जैसे ही आप पीछे पढ़ते आ रहे हो, हमने बताया कि पूरी क्लास को बता रहा है, तो यहाँ पर दा का यूज़ ना होकर आ का यूज़ होगा। किसका होगा? ए। डिलीट द, यूज़ ए। अब क्या है, कोई भी बेटा, यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी बेटा, ऐसा नहीं है कि एक ही बेटे के बारे में बात की जा रही, कोई भी, जो भी बेटा है उसे क्या होना चाहिए? अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि अभी तो क्लास के बारे में बात कर रहे थे आप, और जब वो सारी चीज़ें बात करते हैं हम जानवरों के बारे में, तो वहाँ पर दा का यूज़ लगता है, तो पूरी की पूरी क्लास, तो फिर सन की पूरी क्लास क्यों नहीं, है ना। तो द सन शुड बी ओबीडियंट, तो यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग सेंस के रूप में लिया जा रहा है। प्रत्येक जो भी बेटा है किसी भी माँ बाप का, उसको क्या होना चाहिए? तो ये जो है ह्यूमन सेंस में आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, थोड़ा अलग से समझने की कोशिश करेंगे। जब इंसान के लिए इस तरीके का प्रयोग किया करते हैं हम, तो ए आता है, और जब हम जानवरों या चीज़ों के लिए प्रयोग किया करते हैं तो दा आता है। एक बार फिर से ऊपर से देख के आएंगे हम कि ये रूल्स क्या हैं हमारे। When a singular noun expresses a class of animal, यहाँ पर क्या बताया है बच्चों? क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स, तब क्या होता है? दा का यूज़ हुआ करता है। क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स, तब दा का यूज़ हुआ करता है ना। लेकिन यहाँ पर पर्सन्स, बट दा इज़ अवॉइडेड विद देयर प्लूरल फॉर्म्स एंड पर्सन्स। तो यहाँ पर किसकी बात हो गई? इनकी प्लूरल फॉर्म्स के साथ, है ना, इनकी प्लूरल फॉर्म्स के साथ और पर्सन्स के साथ दा को अवॉइड किया करते हैं टू एक्सप्रेस अ क्लास, है ना। तो दा जब इनकी क्लास के बारे में बता रहे होते हैं, तो अगर हम इनकी प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, जैसे कैट है ना, और कैट में अगर हमने एस जोड़ दिया तो दा का यूज़ नहीं होगा। ठीक, अगर हमने यहाँ पे डॉटर लिख दिया, अगर डॉटर लिखा तो फिर क्या होगा? दा का यूज़ नहीं होगा। फिर क्या होगा? ए का यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इस रूल को थोड़ा सा अच्छे से गौर करिएगा। अभी हमने जो आपको समझाने की कोशिश की थी, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जब हम
किसके बारे में बात कर रहे होते हैं बच्चों? नाउन। और वो नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए? या तो एनिमल हो या फिर वो थिंग्स हो। और अगर इन एनिमल और थिंग्स सिंगुलर फॉर्म के आगे द का यूज़ करते हैं तो वो पूरी क्लास को बताने लगता है, लेकिन ऐसा पर्सन्स के साथ नहीं होता है। पर्सन्स के साथ क्या होता है? इसके साथ ए या एन जिस तरीके की सिचुएशन होती है उसका यूज़ किया जाता है। स्पेशली ए का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो है वो पूरी क्लास एक क्लासिफाइड इस तरीके से नहीं किया जा सकता है इनको जिस तरीके से एनिमल्स को किया जा सकता है ना। बस एक बेसिक सा रूल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, आप ये सारी चीज़ें देख ही चुके हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। द काउ इज़ इकोनॉमिकली यूज़फुल बिकॉज इट्स एन एनिमल, और ये एनिमल के लिए हम दा का यूज़ कर देते हैं। जब इसके साथ एस लग जाता है तो दा का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर अगर बात आ गई द सन शुड बी ओबीडियंट, तो आपको बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा जिस तरीके से हमने पहले बताया है किसी भी क्लास के आगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, बट बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। जब भी बात हम पर्सन्स की करेंगे तो वहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे, जब भी हम एनिमल्स या थिंग्स की करेंगे तो वहाँ पे दा का यूज़ करेंगे, और वो भी सिंगुलर के साथ। तो डिलीट द यूज़ ए, यहाँ पर इतना समझ गए होंगे शायद आप। नेक्स्ट है द बिफोर अ पर्सन डज नॉट एक्सप्रेस अ क्लास ऑफ पर्सन्स। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहे हैं। द बिफोर अ पर्सन डज नॉट एक्सप्रेस अ क्लास ऑफ पर्सन्स। तो अभी आप थोड़ी देर पहले ये समझ रहे थे कि किसी भी नाम के आगे, आई मीन कॉमन नाउन के आगे, जैसे कैट है, हॉर्स है, डॉग है, काव है, इनके आगे अगर हम दा का यूज़ कर देते थे तो वो पूरी क्लास को बताता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर दा का यूज़ नहीं कर सकते। किसके लिए? पर्सन्स के लिए, है ना। पर्सन्स के लिए दा का यूज़ नहीं होगा। नोट, इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज़ यूज्ड। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ यहाँ पर होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं एज एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव सेंस, डबल कंपैरिजन। बहुत इजी है, आसानी से आप समझ जाओगे। जब भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया करते हैं तो वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। देखेंगे कैसे। एक तो आपका है सूनर, एक है वेटर। अगर हम बात करें गुड की, है ना, तो ये जो वर्ड गुड है वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट आगे आप देख रहे हैं वेटर, वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट आएगा आपका बेस्ट, वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्रीज जो होती हैं वो 3 काइंड्स होते हैं इसके। तो डिग्रीज़ के लिए हम जो है दा का यूज़ किस तरीके से करेंगे वो आप समझ लीजिएगा। दा जो है जब करते हैं यूज़ इसका, जब हम ये देख लेते हैं कि 2 बार एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहा है और दोनों को कंपेयर किया जा रहा है ना। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप कर लेते हो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की सिचुएशंस के लिए हम किसका यूज़ किया करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो ये बस इतना समझ लीजिएगा कि किसी में भी अगर हम कंपेयर करते हैं और एक ही सेंटेंस के अंदर 2 टाइम्स अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं और वो कंपैरेटिव डिग्री किस फॉर्म में होनी चाहिए देख लीजिए, एज एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव सेंस, है ना। तो डबल कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज़ कर देते हैं? द का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको ठंडक महसूस होती चली जाएगी, ठंडक बहुत ज़्यादा महसूस होगी। नेक्स्ट है आपका बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? इन केस ऑफ अ चॉइस द का यूज़ करते हैं। वो कंपैरेटिव डिग्री किस फॉर्म में होनी चाहिए? अभी तो हमने ये बताया आपको कि द जो है वो जब एक ही सेंटेंस के अंदर 2 टाइम्स कंपैरेटिव डिग्री आती हैं तो द का यूज़ होता है। अब हम कह रहे हैं कि सिंगल कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो भी द का यूज़ होता है। वो कब होता है? इन केस ऑफ चॉइस। इन केस ऑफ चॉइस का मतलब क्या हो गया वो हम आपको समझाएंगे। शी इज़ द बीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स। तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि एक कमज़ोर को आपको चुनना है।
तो आपको बताना है कौन है, तो आप बताएंगे शी इज़ द वीकर, वो वाली ज़्यादा कमज़ोर है। तो आपकी चॉइस कौन सी रही, ज़्यादा कमज़ोर वाली, दोनों में से एक को चुनने। अब क्या है, कंपेयर तो हमेशा जब कंपेरेटिव डिग्री है तो दो के बीच किया जाता है, लेकिन आपको चॉइस में बताना है कि कौन सी वाली, ये वाली, वो वाली, है ना। तो जब हम इस तरीके से ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम द का यूज़ किया जाता है। तो आप केवल इतना ध्यान रखेंगे, जब एक ही सेंटेंस के अंदर 2 टाइम्स द कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है तो वहाँ पे द का यूज़ करते हैं, और जब भी हम किसी को एक को चुनकर बाहर निकालना होता है तो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स। अब यहाँ पर जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव टू टाइप से बनाए जाते हैं, या तो हम उसके साथ ई आर जोड़ दिया करते हैं, या फिर हम उसके साथ मोर जोड़ देते हैं। इसी तरीके से सुपरलेटिव में हम क्या किया करते हैं, ई एस टी जोड़ दिया करते हैं। जिन वर्ड्स के साथ हम ई एस टी नहीं जोड़ सकते हैं उनके साथ हम मोस्ट जोड़ दिया करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है वो क्या है, मोर, कंपैरेटिव को शो कर रहा है ना। तो विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो आपसे ये पूछा जा रहा है इन दोनों बहनों में से ज़्यादा सुंदर कौन है। तो आपकी चॉइस पर्टिकुलरली पूछी जा रही है। तो जब इस तरीके की सिचुएशंस आया करती हैं और वहाँ पर दा का, मोर का यूज़ या फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो वहाँ दा का यूज़ कर दिया जाता है। शायद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द शेक ऑफ कंपैरिजन। तो प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ बिफोर प्रॉपर नाउन, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फॉर द शेक ऑफ कंपैरिजन, किसके लिए, तुलना के लिए, फॉर द शेक ऑफ कंपैरिजन। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल में, सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन विदाउट कंपैरेटिव डिग्री। तो जब इस तरीके से एक को दूसरा बताया करते हैं तो फिर हम क्या कर देते हैं, दा का यूज़ कर देते हैं। जब इजीली आप इतना समझ लीजिए कि कंपैरिजन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, दा का यूज़ किया जाता है। सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया, तो सूरदास जो हैं वो भारत के मिल्टन कहे जाते हैं। अब क्या है कि दोनों का कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है कि सूरदास भी अंधे थे और मिल्टन भी अंधे थे, और दोनों ही बहुत बड़े पोएट रहे हैं। तो अगर जिस तरीके से इंग्लैंड में मिल्टन बहुत ज़्यादा फेमस रहे, उसी तरीके से इंडिया में सूरदास बहुत ज़्यादा फेमस रहे। तो जब सूरदास की तुलना हम मिल्टन से कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वैसे पर्टिकुलरली किसी भी केवल नेम के आगे दा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से हो जाया करता है। हमने आपको बताया कि कभी भी दा जो है वो नेम के आगे नहीं आता है इजीली, लेकिन तब आ जाता है जब हम इनका कंपेयर किया करते हैं। हाँ, द का यूज़ तब हो सकता है किसी नेम के आगे जब उसके साथ एडजेक्टिव जुड़ा हो, उसे क्वालिफाई कर रहा हो, है ना, और वो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में। लेकिन इस तरीके से जो डायरेक्ट द आ रहा है वो केवल इस तरीके की सिचुएशन में ही आता है। और वो कौन सी सिचुएशन है, जब एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही हो, है ना, तो द का यूज़ यहाँ पर कर दिया करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द एडजेक्टिव्स शेम and whole and after the adjective all and both used the, ठीक है ना। तो ये जो है दा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, एक चीज़ और समझेंगे हम कि शेम है और होल है, इन वर्ड्स के आगे दा का यूज़ होगा अगर किसी भी सेंटेंस में शेम आ जाए या फिर होल आ जाए, है ना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। तो एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ, ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है ना, बोथ द ब्रदर्स। तो इस तरीके से इनका यूज़ हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, दिस इज़ द सेम बुक दैट यू गिव मी, दिस इज़ द सेम बुक। तो ये आपको बताया ना, सेम के आगे द का यूज़ होता है, और उसी तरीके से होल के आगे भी द का यूज़ होता है। तो होल ये पूरा सबको समाहित करके एक बनाया जाता है, तो वहाँ पे होल का यूज़ हुआ करता है, होल के आगे दा का यूज़ हुआ करता है। समझ में आ रहा होगा शायद। नेक्स्ट है ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल लगाए और उसके बाद दा लगाए। तो हमने बताया आपको ऑल और बोथ के बाद दा आता है और सेम और होल से पहले दा आता है। तो इतना शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बोथ है, देख लें आप, यहाँ पर दा का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, ऑल शुगर इज़ वेस्टेड।
अब देखिएगा ये जो है कब हो रहा था ऐसा, ऑल के बाद द आ रहा था। ये तब हो रहा था जब हमें काउंटेबल नाउन दिया हुआ था, लेकिन शुगर तो अनकाउंटेबल होता है ना, तो जब अनकाउंटेबल से पहले ऑल का यूज़ हो तो वहाँ पर दा का यूज़ नहीं होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम ऑल और बोथ जो होता है, बोथ तो ऑब्वियस है कि हम काउंट कर ही लेंगे क्योंकि 2 है और जहाँ पे गिनती आ रही है जहाँ पे 2 आ रहा है तो इट मीन्स वो तो काउंटेबल हो ही गया, तो वहाँ पे तो दा का यूज़ होना ही होना है। लेकिन ये जो ऑल है ये तो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आता है। तो यहाँ पर जो आपको शुगर दिया है ये काउंटेबल तो है नहीं, ये तो अनकाउंटेबल है। और जब भी ऑल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के आगे होगा तो उसके जस्ट आफ्टर दा का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑल के बाद दा का यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है। समझ पाए होंगे आप। इन सर्टेन इडियोमेटिक फ्रेजेस, फॉर एग्जाम्पल कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं जिन्हें तो आपको याद करना ही करना है, रटना ही पड़ेगा। इन द रॉन्ग, तो इस तरीके से इन द रॉन्ग यहाँ पर दा का यूज़ होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, तो यहाँ पर दा का यूज़ होता है। नेक्स्ट इन द टाउन, यहाँ पर दा का यूज़ होता है। नेक्स्ट द बेनिफिट ऑफ द डाउट, यहाँ पर दा का यूज़ होता है। इन द एयर, इसमें भी दा का यूज़ होता है। स्पीक द ट्रूथ, दा का यूज़ देख रहे हैं। आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो ये इनका थोड़ा सा मीन भी समझ लेते हैं। इडियोमेटिक फ्रेजेस जो हैं, इन द रॉन्ग किसी गलतफहमी में हो जाना या फिर कोई गलती पकड़ लेना, कुछ भी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, किसी के विपरीत। इन द टाउन, इन द टाउन का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। द बेनिफिट, टाउन कस्बा वगैरह या शहर दोनों ही होते हैं, इसका मतलब द बेनिफिट ऑफ द डाउट, किसी भी संदेह का, किसी भी असमंजस का फ़ायदा उठा लेना। इन द एयर, हवा में तीर चलाना, और क्या है। स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलना। आउट ऑफ द क्वेश्चन, और मतलब वो प्रश्न से परे हो, किसी भी तरीके से उससे क्वेश्चन ही ना उठाया जाए। नेक्स्ट है आपका बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, किसी भी कॉमन नाउन से पहले, है ना। बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, किसी कॉमन नाउन के साथ दा का यूज़ करिएगा और उस पर इंसिस्ट करिए, इस तरीके से जोर डालिए कि वो सेंस किसका दे रहा हो, सुपरलेटिव का। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। शी इज़ द वूमन, वैसे हम बात कर सकते हैं शी इज़ वूमन, वो महिला है, लेकिन हम इस तरीके से बात कर रहे हैं शी इज़ द वूमन, ये ही वो महिला है, अरे वो है असली महिला। तो इस तरीके से जब हम किसी के बारे में बात किया करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जोर देकर जब बात की जाती है तो दा का यूज़ कर दिया जाता है। आई मीन ये भी कह सकते हैं दा का यूज़ ऑटोमेटिक तब होता है जब हम किसी भी जोर देते हैं, या फिर दा जब लग जाता है तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये समझ सकते हैं आप। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यही समझ आएगा कि जहाँ पर दा लगा हुआ है वहाँ पे किसी को इंसिस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे स्पेशल बताया जा रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही है जो कुछ अलग है, हट के है ना। बहुत सारी महिलाएँ हैं, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर महिला को पहचान कर कहा शी इज़ द वुमन, जिसके बारे में हम उस दिन बात कर रहे थे, या फिर जिसने वहाँ पर कुछ स्पेशल वर्क किया था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसने कोई कंपटीशन जीता था, जिसे मेडल मिला था, शी इज़ द वुमन, वो वाली है महिला ये, है ना। नेताजी वॉज द लीडर, ऐसे लीडर तो बहुत सारे थे, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी लीडर के बारे में बात करें, करेजस था, इंटेलिजेंट था, और गर्म दल का नेता था, जोश से भरा हुआ था, तो कौन था, नेताजी वॉज द लीडर, वो एक व्यक्ति था नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें समझ आता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और वो बहुत सारे लोगों के बीच में उसे स्पेशल बनाने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर दा का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ द मैन फॉर दिस जॉब, बहुत सारे लोगों को देख चुके हैं ना, कोई सही नहीं बैठा इस जगह पर। जिस काम को आप भी बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हो और कहीं पे कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, इरिटेट करती है, और कहीं पे समझ आ जाती है कुछ चीज़ों को देखकर, तो जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप ज़्यादा लाइक करते हो, तो आप लास्ट में कहते हो ही इज़ द टीचर, है ना। वो हैं असली टीचर्स, तो जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इतनी आसानी से समझा दिया करते हैं।
इसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ अगर आप लेने जा रहे हो, सेल फ़ोन है या कार है, जो आपको पसंद आएगी उसे आप कहोगे दैट इज़ द सेल फ़ोन, बाकी तो सब बकवास है ना। तो इस तरीके से जब हम किसी अपनी लाइकिंग्स को या फिर किसी भी तरीके से किसी चीज़ को स्पेशल दिखाने की कोशिश किया करते हैं, तो जो दा है वहाँ पर आता है, जिस जगह पर आता है वो किसका सेंस क्रिएट कर देता है, सुपरलेटिव का, है ना। सुपरलेटिव का मतलब सर्वश्रेष्ठ का। आपने बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ सबसे अच्छी छांटी, एक चीज़ सर्वश्रेष्ठ, एक सबसे स्पेशल विशेष आपने बताई, और जो सुपरलेटिव होता है उसका भी क्या काम होता है कि बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ को बताना। तो इस तरीके से हम समझ गए यहाँ पर कि जो सुपरलेटिव का सेंस क्रिएट कर दे उसे हम क्या कहा करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो यहाँ पर विदाउट सुपरलेटिव डिग्री सेंस क्रिएट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द। नेक्स्ट है आपका रूल, बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द सेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर बिफोर अ कॉमन नाउन, है ना, तो बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द सेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या कह रहा है, किसी कॉमन नाउन का यूज़ करो और उसमें भाव जो हो वो किसका निकले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। भाई किसी कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो एक चीज़ जो है उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हो जाती हैं ना, तो एक ग्रुप का नाम होता है, तो उस तरीके की चीज़ों को जो है हम कॉमन नाउन कहते हैं। गिव इट द सेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहा करते हैं हम, भाववाचक संज्ञा हुआ करती है ना। तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस मान लें, है ना, तब हम किसका यूज़ किया करते हैं, देखो फीलिंग्स, क्वालिटीज़ एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, अब आपको समझ में आएगा, द जज इन हिम, द जज इन हिम, सेंस ऑफ जस्टिस। तो ये जो है जज, ये क्या होता है, एक कॉमन नाउन। अब ये सेंस किसका दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो यहाँ पर ये जो जज है वो जज स्पेशली जज नहीं है, ये तो एक कॉमन मैन है, लेकिन इसके अंदर की जो न्याय की भावनाएं हैं या न्याय की जो आशा है या न्याय के लिए, न्याय के प्रति जो जोश है वो जाग गया। तो फिर हम क्या कहेंगे, द जज इन हिम। तो सेंस ऑफ जस्टिस उसके अंदर जो आ गया है, उसके छिपा हुआ जो सेंस ऑफ जस्टिस है कि नहीं मैं न्याय करता हूँ इस चीज़ का, देखें किस तरीके से इसमें धांधली हो सकती है, देखें इस किस तरीके से बेईमानी कर सकता है कोई, मैं न्याय कर सकता हूँ, मैं करूँगा इसका न्याय। तो उस सेंस में हम किसका यूज़ कर दिया करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। स्पेशली ये जो है तो कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पर काम किसका कर रहा है, जस्टिस का, और जस्टिस जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब हम किसी कॉमन नाउन को ट्रीट करते हैं एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये आपके कॉमन सेंस की बात है। जब तक आप इस तरीके से सेंस नहीं लगा पाओगे, आप दा का यूज़ करेक्टली नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दा का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी भी कॉमन नाउन को ट्रीट करना हो एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना हो। भाववाचक संज्ञा हम आपको एक बार और समझा देते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो सारे भाव जो हमारे हृदय में उठते हैं, भावनाएं, है ना। जैसे कि अगर आपने किसी फ्लावर को देखा और उसे देखकर कहा इसकी सुंदरता तो लाजवाब है, तो जो उसकी सुंदरता है, ब्यूटी है ना, उसे हम कहेंगे। अगर आप किसी भी गरीब को देखकर, किसी भी एक बहुत दयनीय व्यक्ति को देखकर उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हो, क्या प्रदर्शित करते हो, सहानुभूति, सिंपैथी। अगर आप ऑनेस्टी दिखाते हो, क्या दिखाते हो, ईमानदारी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। अब क्या है कि माँ के अंदर क्या पाया जाता है, मदरहुड, है ना। तो माँ के अंदर जो मदरहुड पाया जाता है वो क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो द मदर इन हर, तो द मदर इन हर का मतलब ये है कि मदरहुड, है ना, मातृत्व की भावना उनके अंदर आ गई, द मदर इन हर। तो कहीं ना कहीं माँ तो उसके अंदर छिपी नहीं बैठी होगी, है ना, उस भावना को उसने जगा दिया। जैसे कि कोई भी लड़की हो या फिर कोई भी महिला हो, अगर उसने किसी बच्चे को तड़पते हुए देखा और बहुत परेशान होते हुए देखा,
तो उसे देखकर उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहा और वो भाग के गई, उसे उठाया, उसे खिलाया पिलाया, उसे बहुत प्यार से सहलाया, उसे बिठाया। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी लंबे टाइम तक वो कितनी भी क्रूअल बने, कितना भी कोशिश करे कि मैं बच्चे से बहुत ज़्यादा दूर रहूँगी, मैं उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगी, मैं उसे कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं, मैं उसे बहुत ज़्यादा मारूंगी, लेकिन जब बच्चा रोता है तो वहाँ पे फिर नहीं रुका जाता। या फिर कोई भी महिला हो, उसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहते हैं काफ़ी सॉफ्ट होता है इनका हार्ट, तो पिघल जाया करता है और वो उस बच्चे के प्रति अट्रैक्टिव हो जाती हैं और उसे हेल्प करती हैं पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है इससे समझाई गई है। द मदर इन हर, जब भी किसी भी परिस्थिति में किसी बच्चे को देखा होगा तो उसके अंदर की माँ जाग गई है ना, फीलिंग ऑफ अ मदर, उसके अंदर जो छिपी हुई भावना है मातृत्व की वो जाग गई। तो यहाँ पर सेंस ये लिखा तो कॉमन नाउन है सीधा सीधा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सेंस जो दे रहा है वो किसका दे रहा है, मदरहुड का, मातृत्व की भावना का, फीलिंग ऑफ अ मदर। वो उसका जो सेंस यहाँ पर आ रहा है, उस सेंस को समझकर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे दा का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जब किसी कॉमन नाउन को ट्रीट किया जाए एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो उसके आगे हम दा का यूज़ करते हैं, ये समझाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, द बीस्ट इन हिम, तो उसके अंदर का जानवर, क्रूएल्टी ऑफ अ बीस्ट। अब उसके अंदर का जानवर जाग गया, इट मीन्स उसके अंदर जो निर्दयता क्रूरता छिपी हुई थी वो बाहर निकल आई, है ना। किसी को मारने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए जो उसके अंदर क्रूरता छिपी हुई थी वो आ गई। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक जानवर बैठा हुआ तो वो बाहर निकल के आ गया, उसके अंदर क्या था, क्रूएल्टी थी, वो बाहर आ गई। तो क्रूएलिटी ऑफ अ बीस्ट, एक निर्दयता जो जानवर की होती है वो बाहर आ गई। तो यहाँ पर ये जो बीस्ट है वो क्या है, कॉमन नाउन है, और ये सेंस किसका दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का दे रहा है ना। तो उस तरीके से हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, दा का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशंस यूज्ड कलेक्टिवली, फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ ऐसे प्रोफेशंस हुआ करते हैं जिनको हम एक साथ समूह में प्रयोग करते हैं, मान लो कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कलेक्टिवली ही किए जाते हैं, आप अकेले उस चीज़ को इस तरीके का नाम नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि द प्रेस, बहुत सारे काम हुआ करते हैं, है ना। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी तरीके की मीडिया को प्रेस ही कहा जाता है, और अ लॉट ऑफ पीपल डू द वर्क इन इट, तो ये द प्रेस ही कहलाता है। नेक्स्ट है द बेंच। बेंच ये बैठने वाली नहीं है, ये जजेस की बेंच हो सकती है ना। तो उसके बारे में बात की जा रही है जिसमें एक से ज़्यादा जजेस शामिल हुआ करते हैं। तो ये जो है एक ग्रुप हो गया और ग्रुप को हम नाम दे दिया करते हैं और उसके आगे फिर हम द का यूज़ किया करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, किसके आगे, बिफोर अ नाउन, एक नाउन के आगे वो नाउन जो एक एडजेक्टिव से क्वालिफाई किया जा रहा हो। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, क्वालिफाई करना नाउन को, तो वही है कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा होना चाहिए, और जिस नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा हो वो उसी पास वाले नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा हो। तो देखते हैं किस तरीके से। द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, अब्दुल कलाम की। तो ये कौन है, प्रेसिडेंट हैं, और कैसे हैं, फॉर्मर। तो ये जो वर्ड्स हैं इससे हमें पता चल रहा है कि क्या है ये इस अब्दुल कलाम को क्वालिफाई करने वाले वर्ड। तो इस तरीके से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, दा का। नेक्स्ट है द इमॉर्टल, तो यहाँ पर देख रहे हैं इमॉर्टल, है ना। तो ये कौन है, शेक्सपियर। इमॉर्टल कौन है, शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जो है एक नाउन है, इमॉर्टल जो है वो एडजेक्टिव है, और इसके साथ किसका यूज़ कर रहे हैं हम, दा का। तो जब किसी नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ जाए और ये वाला एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो उसके आगे हम दा का यूज़ कर दिया करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द लेट श्री एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर ये जो श्री सुभाष चंद्र बोस हैं उनके आगे लेट लगा हुआ है ना, और इसके आगे हम दा का यूज़ करेंगे, हाँ, क्योंकि ये जो है एक नाउन है और ये वाला एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है,
नाउन सुभाष चंद्र बोस को, इसलिए इसके आगे हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। हाँ, एक कंडीशन और भी है, कभी कभार ऐसा भी हो जाया करता है जहाँ पर हम एडजेक्टिव का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जो एडजेक्टिव इसके आगे यूज़ हुआ हो वो 100% ही इसको क्वालिफाई कर रहा हो। तो इसलिए ये कहा गया है कि नाउन के आगे आने वाला एडजेक्टिव और उसी नाउन को क्या करे, क्वालिफाई भी करे, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर देते हैं, दा का यूज़ कर देते हैं। ये भी आप प्रैक्टिस से सीखने वाले हैं। बिफोर द केस इन अपोजिशन, तब जब हम केस इन अपोजिशन यूज़ किया करते हैं। अब केस इन अपोजिशन थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, आप शॉर्टली यहाँ पर ये समझ लेंगे कि केस इन अपोजिशन होता क्या है, तो किस तरीके से होता है ये समझा देते हैं हम आपको। बिफोर द केस इन अपोजिशन, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देख के समझिए। जैसे कि अगर हमने बात की किसी भी एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी की, है ना, वो है तो काफ़ी फेमस और शायद आप उन्हें नहीं जानते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, फेमस हों लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस ना हो और आपने उनका नाम भी ना सुना हो। अगर हम आपको उनके बारे में बताना शुरू करें, जैसे कि हमने बता दिया नेताजी बहुत ज़्यादा एक अपना वो रखते हैं, इमेज रखते हैं, एक स्टेटस रखते हैं इन द इंडियन हिस्ट्री, तो आप ये कहोगे नेताजी कहीं मुलायम सिंह की तो बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कहीं ये अखिलेश यादव की तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं राहुल गांधी की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये तो सभी नेता ही हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दें उसी सेंटेंस के बीच में, तो आप कंफर्म ये समझ सकते हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेताजी, द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब आप समझ सकते हो कि जो हमारी मॉडर्न इंडिया के हीरो हैं नेताजी, वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो फिर आप आसानी से उस पॉइंट तक पहुंच पाओगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में बात करें, मतलब किसी भी सेंटेंस के बीच में इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि पहले व्यक्ति का नाम लिया, उसके बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी दे दी और फिर जो भी काम है वो बता दिया, तो उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये नेताजी के लिए द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया यूज़ किया गया है, इट इज़ केस इन अपोजिशन और टू बी रिमेंबर्ड। उन्हें क्या किया जाना चाहिए, हमेशा याद किया जाना चाहिए, हमेशा ही याद किया जाना चाहिए। हु कैन अंडर एस्टिमेट मिस्टर वाजपेयी। अब क्या है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं कहा ना, केवल इतना कह दिया मिस्टर वाजपेयी। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा मिस्टर वाजपेयी ये कौन से वाजपेयी, तो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अब आपको ये इंट्रोड्यूस करा दिया ना, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो फिर ये क्या हो गया, हमारा केस इन अपोजिशन हो गया, है ना। ये जब हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया थोड़ा सा, तो वो केस इन अपोजिशन हो जाता है। बीच में थोड़ी सी जानकारी दे देना सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर हो जाता है केस इन अपोजिशन। तो तब जब हम केस इन अपोजिशन यूज़ किया करते हैं, उसके बारे में जब जानकारी दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे दा का यूज़ हुआ करता है ना। इसी तरीके से आपने इस वाले सेंटेंस में देखा, यहाँ पर आपने दा का यूज़ किया है, द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस तरीके से जो नॉलेज होती है, जो जानकारी होती है, उसके लिए हम दा का यूज़ किया करते हैं, है ना। तो रिपीटिशन जैसा ही कुछ मामला है। तो बिफोर द लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनलिटी, नेक्स्ट रूल है आपका, समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर द लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनलिटी, वेरी इजी रूल है। किसी भी लैंग्वेज के आगे अगर हम दा को लगा देते हैं तो वहाँ के निवासी हो जाया करते हैं। इस टाइम के लिए तो बहुत ही डेंजरस नेम है। तो ये चाइनीज़ जैसे क्या है, एक लैंग्वेज है ना, लेकिन इसके आगे जब हमने इसका यूज़ कर दिया तो फिर अब ये लैंग्वेज नहीं रही, ये हो गए चीनी लोग, है ना। नेक्स्ट है द जैपनीज़। अब जैपनीज़ एक लैंग्वेज है, लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे दा का यूज़ किया तो ये जापानी हो गए, जापान के लोग। तो आप इस चीज़ को इजीली समझ सकते हो, किसी भी लैंग्वेज के आगे दा का यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम बाई चांस कर देते हैं तो फिर वो लैंग्वेज ना रहकर उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हो जाया करते हैं, अदरवाइज़ वो उस नेशन को सिग्निफाई करने लगता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये था आपका ये लेक्चर, और कुछ जो important rules रह गए हैं, I'll try to complete that in another lecture because it's a lengthy chapter, determiners, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी confusion आपका रहे नहीं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो भी 2-4 रूल्स रह गए हैं, ये where to use the, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि दा का यूज़ कहाँ पर नहीं करते हैं, omission of article दा। Thank you very much. Thank you for watching. Have a nice day.